कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइम टू फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक्स थे, डेरिवेशन थी, वो हमने क्लियर कर चुके हैं। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फिजिक्स की जान होते हैं। तो हम उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हम चलते हैं क्लास की ओर। तो बच्चों, पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, मैंने बुक लिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो मैं चूंकि बोर्ड की वजह से शॉर्ट में ही लिखवाया हूं, तो आप जरूर उनको चेक कर लेना। आप जब नोट करते हैं, आप जब पढ़ते हैं, तो बुक साथ लेके बैठें। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि हमें पहले न्यूमेरिकल में क्या दे दिया बच्चों, r, और r की वैल्यू कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, मीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 की पावर -2 मीटर से। आगे देखते हैं, छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुना 10 की घात -7 कूलम, यानी कि दो चार्ज है हमारे पास। तो एक को हम कह देते हैं Q1। क्या कह देते हैं बच्चों, Q1। तो हमारा जो पहला चार्ज है वो है 2 गुना 10 की घात -7 कूलम, और Q2 है हमारा 3 गुना 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 कूलम। तो बच्चों, सवाल में पूछा गया है कि उनके बीच कितना बल होगा। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का एक काफी बच्चों की क्वेरी ये आती है कि हम न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करें। तो कैलकुलस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि हम अप्रोच कैसे करते हैं, किसी न्यूमेरिकल को कैसे बात करते हैं। समझ रहे हैं गॉट माय पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू है उसको हम नोट डाउन करेंगे, उसको हम पुट अप करेंगे न्यूमेरिकल से। फिर हम देखेंगे कि आखिर उसमें हमसे पूछा क्या गया है। अब जैसे इस सवाल में हमसे बल पूछा गया है, तो फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिस पर बेस्ड हमने देखा था कि उसमें क्यों आ रहा था और आ रहा था, और हमें उसमें बल भी दिया गया था। तो जो हमको वैल्यू दी हुई है वो आखिर हमने किस फॉर्मूले में पढ़ी थी, और उसके सहित जिसका मान पूछा जा रहा है। तो हमने इसमें पहला नहीं, कुछ एक टॉपिक पढ़ा था हमने इसमें, कूलॉम का नियम, जो क्या निकल के आता था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। तो बच्चों, कूलॉम का नियम क्या होता है, हमको पता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना न्यूटन निकलता है। तो बस हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज पुट अप करनी है। F = हमको पता है 1/4π की वैल्यू वायु या निर्वात में कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है, 2 × 10 की पावर -7, Q2 कितना है, 3 × 10 की पावर -7। सारे के फॉर्म में बच्चों क्या होता है, r², जो कितना है 30 - 10 टू द पावर -2, और उसका क्या है, होल स्क्वायर। F = तो बच्चों, जब हम इस सबको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 न्यूटन, 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब देखिए, ये तो सवाल में आंसर हुआ इतना जितना हमसे पूछा गया है। सपोज दैट अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए लगने वाले बल का नेचर कैसा होगा, नेचर समझ गए, क्या आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। तो हम अपने चार्ज की तरफ जाते हैं। तो देखिए, Q1 कैसा है, प्लस का है, जबकि Q2 किसका है, वो भी प्लस का है। और हम जानते हैं सेम चार्जेस जो होते हैं वो सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो 6 × 10 की घात -3 न्यूटन तो होगा, साथ में कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो क्लियर हुआ होगा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1.2 को। 1.2 में पूछा गया है 0.4 माइक्रो कूलम। जैसा कि मैंने कहा था कि सवाल को पढ़ते जाइए और वैल्यूज को पुट अप करते जाइए। तो हमको इसमें क्यू दिया हुआ है, Q1 0.4 माइक्रो कूलम। Q1 = उधर ही देख लीजिए, जब माइक्रो हटाते हैं तो माइक्रो हटाने के बाद लगाते हैं 10 की पावर मल्टीप्लाई में -6, क्योंकि एक माइक्रो में जो होते हैं वो 10 की पावर -6 होते हैं, 10 की पावर -6 कूलम। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि किसी छोटे गोले पर आवेशित किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दे दिया, बल, और कितना 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8.0 माइक्रो कूलम, यानी कि हमको बच्चों क्या दे दिया, Q2 = -8.0 माइक्रो कूलम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q2 =
Q2 बराबर माइनस के 0.8 माइक्रो कूलम इक्वल टू 0.8 माइनस 10⁻⁻6 कूलम। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, इसमें दो पार्ट है बच्चों सवाल में, तो पार्ट ए की बात करेंगे हम। ये कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि आर पूछा है, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखेंगे। जैसे हम इसकी बात कर रहे थे कि एक Q1 चार्ज ये है और एक Q2 चार्ज ये है, तो दोनों के बीच की आर थी यहाँ पे दी थी, तो हमें अब के आर ही बताना है कि कितना होगा। तो फिर से हम लिखेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से हमको पता है F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें तो R चाहिए, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय F। F इधर से कहा जाएगा डिवाइड में, वैल्यूज रखते हैं, तो R स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना है 0.4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 10⁻⁻6, उस सारे के में क्या आएगा f यानी कि 0.2। ठीक है, हमें तो r चाहिए, तो जब r निकालेंगे तो इसमें सारे पे क्या जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर का जब बराबर से उधर जाता है तो पावर क्या लेते हैं 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों रूट। तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ into 0.4 into 10⁻⁻6 into 0.8 into 10⁻⁻6, तो सारे पेपर में क्या आएगा बच्चों 0.2। तो जब यहाँ से r को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से निकल के आता है हमारा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। और हम जानते हैं कि r इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 12 10⁻⁻2 को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा बच्चों इतने सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। अब देखते हैं इसके बी पार्ट को, कि इसके बी पार्ट में आकर क्या पूछा जा रहा है। बी पार्ट में कह रहा है बच्चों ये कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना होगा बल, यानी कि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बल दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाला इतना बल है। तो यदि आप थ्योरी पे जाएं तो अगर जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो जितना ये इस पर बल लगाता है उतना ही ये इस पे बल लगाता है। जैसे कह लीजिए कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो जितने बल से ये इसको आकर्षित करेगा उतने ही बल से ये भी इसको आकर्षित करेगा। अगर ये दोनों ही प्लस के हैं तो जितने बल से ये इसको प्रतिकर्षित करेगा उतने ही बल से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बी पार्ट में कि अभी भी दोनों, चाहे तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कुछ, गोले का मतलब यहाँ पे जो भी बिंदु आवेश लेके चल रहा है वो, तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर पूछे या दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर पूछे, तो आगे भी अगर सवाल बदल के आए तो हमें पता रहना चाहिए कि जो हमारा बल है वो वही रहेगा जो पहले था, बल नहीं बदलेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का बल ही आरोपित होगा। और बच्चों बल कैसा होगा, ये आकर्षण का। कैसा बल होगा, आकर्षण का। क्यों, देखिए यहाँ पे कि एक चार्ज हमारा कैसा है प्लस का और एक कैसा है हमारा माइनस का, यानी कि ऑपोजिट चार्ज है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैसा चार्ज होगा ये, आकर्षण। कैसा बल होगा, आकर्षण। क्लियर बच्चों। तो देखिए कोई भी बच्चा ये ना समझे कि आखिर ऐसा क्यों करा रहे हैं कि सर वैल्यूज रख रहे हो, पर उनको पता है कि आंसर किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि हम यहाँ पे ना लेक्चर को इतना बड़ा नहीं कर सकते कि हम एक ही न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम लगाएं। तो बेहतर यह है कि, और उसका एक रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आप खुद से न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन को सोल्व करके देखें। यदि किसी कैलकुलेशन को, किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन को करते टाइम आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि सर इस वाले का जो आंसर है वो हमारा गलत आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो मैं पर्सनली उसको फिर आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। वैसे कैलकुलेट के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल्स। मतलब देखिए सोल्व करने का ऐसा तो कोई है नहीं कि अगर आपसे कोई कहता है कि हम आपको सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। बस ये कहता हूँ कुछ थोड़ी सी ट्रिक होती है, अगर हम उनको थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो होगा वो हमारा थोड़ा सा सही निकल के आएगा। तो ये छोटा सा एक पॉइंट होता है, बाकी अदरवाइज और बाकी तो वही तरीके होते हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक जो हमारी चीजें होती है, जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड व्हाटएवर जो भी आपने पढ़ा है, तो उससे संबंधित बातें यहाँ पे निकाली जाती है। बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो बच्चे देखिए तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है
तीसरा नंबर पे कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर, यहाँ पे के जो है बच्चों ये वही है जो वैद्युत बल में आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विमाहीन है के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी। यहाँ जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। विमाहीन है, हमको ये बताना है कि ये विमाहीन है। कोई भी राशि विमाहीन कब होती है? जब वो किसी अनुपात के साथ हो, और अनुपात भी कैसे? जब एक ही राशि किसी दूसरी उसी राशि के किसी मान के साथ अनुपात में हो। जैसे बल का अनुपात बल के साथ निकालें, दूरी का दूरी के साथ, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के साथ, तो ये बनने वाला जो आंसर होगा वो कैसा होगा? एक रेशियो होगा जो विमाहीन होता है। वैसे आम शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विमाहीन वह मान होता है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, सारणी को देखकर, अगर सपोज है कि क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आपको ये भौतिक नियतांक दिए गए होंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे हमारे याद भी होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक हमारी नॉलेज है, तो हमें याद भी होने चाहिए। तो कीजिए, ये कह रहा है कि अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और सुनिश्चित करके ये बताइए कि ये अनुपात आपको क्या बताता है, मतलब ये आपको क्या सिखाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं वैद्युत बल के लिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों? वैद्युत बल के लिए। तो मैंने इसको Fe कह दिया, मतलब कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कह दिया। Fe का मतलब जो किसके बराबर होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Fe। देखिए यहाँ पे ना एक बात ध्यान में रखें नोट करके कि ये जो रेशो है जो हमें प्रूफ करना है कि विमाहीन है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात चल रही है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि Q1 है वो E होगा, और Q2 का जो चार्ज होगा प्रोटॉन का, हम जानते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? E, और अपॉन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? R स्क्वायर। तो Fe बराबर के ई स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या कह देंगे हम? फर्स्ट। फिर लिखेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है रेशो जो दिया हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही रूप में दिया हुआ है। तो इसको हमने क्या कह दिया बच्चों? एफ जी। हमको पता है क्या होता है? जी एम वन। एम ई की जगह क्या आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम टू की जगह क्या आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। और अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कह देंगे? फर्स्ट। तो हमें रेशो निकालना है एफ ई बटे एफ जी का, तो निकालते इसको हम यहाँ पे कि एफ ई बटे एफ जी। तो आप इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे, यहाँ पे निकल के आएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सारे के अपॉन में क्या है? जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा निकल के आएगा यहाँ से एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा? जी एम ई और एम पी। ठीक है, ये भी न्यूटन में था तब, ये भी किसमें था? न्यूटन में। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल करेंगे तो विमाहीन निकल के आएगा, ऑब्वियसली, क्लियर बात है। तो अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। बताइए कि हमको बताता क्या है, जो हमसे सेकंड बात पूछी भी गई है। देखिए क्या है, आप लोग ऐसे भी रख सकते हो कि यहाँ जी का मात्रक रखते हैं, यहाँ मास का, यहाँ भी मास का, यहाँ के का मात्रक रखते हैं, यहाँ आर का। तो देखेंगे सारे यूनिट्स जो होंगे एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये रेशो है। तो हमने बेसिकली कहते हैं ये भी न्यूटन में होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इतने न्यूटन आएगा निकल के, और ये भी इतने न्यूटन निकल के आएगा। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये भी किस में होगा? न्यूटन में, और ये भी किस में होगा? न्यूटन में। तो न्यूटन से न्यूटन को कैंसिल आउट कर देंगे। अब वैल्यूज को पुट अप करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलेगा। तो एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले के की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। मैंने वैल्यूज नोट डाउन की हुई है। ई स्क्वायर, ई का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और उसका भी क्या है यहाँ पे? स्क्वायर अपॉन, हमको पता है जी गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, गुरुत्वाकर्षण नहीं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप चले जाइए, इसकी वैल्यू नॉट चेंजेबल होती है, ये नहीं बदलता। तो लिखेंगे यहाँ पे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो एफ ई बटे एफ जी, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है अप्रोक्सीमेट 2.3 इंटू 10 की पावर 39, जो कि क्या है? एक विमाहीन है क्योंकि सिर्फ आंकित मान है। लिखेंगे यह अनुपात
विमाहीन है, विमाहीन है तथा, चलो आगे लाइन में देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe बराबर 2.3 इंटू 10 की पावर 39 Fg। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है, 2.3 इंटू 10 की पावर 39। इतना प्रबल बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। तो हम लिख देंगे यह अनुपात बताता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 2.3 इंटू 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे सवाल को पूछ लिया जाता है। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। तो देखते हैं जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको मैं आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 2 3। तो आप इसको नोट करना जरूर, देखना किस तरीके से लिखे हुए हैं, किस तरीके से हमने अप्रोच लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बने रहिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बुक्स में जरूर देखना आपने। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का मैंने पहले भी समझाया था। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत जो होता है कि जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन्स त्याग देती है, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है और दूसरी गेन करती है। तो आखिर में इलेक्ट्रॉन कितने गेन करती है और कितने लॉस करती है, तो इसी के बारे में हमने एक सिद्धांत समझा था, आवेश का क्वांटमीकरण या आवेश का क्वांटीकृत सिद्धांत। तो बच्चों उसमें क्या होता था कि हमें एक बात यहाँ पे देखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवाइड करके उसको तोड़ा नहीं जा सकता है कि उसका आधा भाग, पौन भाग, 4/3 भाग, इस तरीके से नहीं। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा एक पूर्ण संख्या के रूप में रहता है कि जैसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, 50,000 चले गए या इतने चले गए। तो यानी कि आवेश जो होता है वो अपने पूर्ण गुणज के साथ ही किसी वस्तु पर ट्रांसफर होता है, या कोई वस्तु आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही उसको स्वीकार करती है, यानी कि अपने ऊपर एब्जॉर्ब करती है। तो ये आगे कह रहा है कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटमीकरण है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, तो जो अभी मैंने आपको समझाया यही तात्पर्य है कि आवेश जो होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर करता है। आंसर आप इसको लिख लेना इसी तरीके से। ये एक ऐसा कह सकते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये इसका ए पार्ट था और क्वेश्चन का इसमें दो पार्ट है। फिर भी ये बी पार्ट में कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल का मतलब होता है छोटे, फिर कह रहा अथवा या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। क्या ये कह रहा है कि क्या अगर बड़े आवेश जो होते हैं हमारे, जो बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं, क्या वो भी हमारे आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे अभी तो हम कह रहे थे कि 1 माइक्रोकूलम आवेश ट्रांसफर कर गया, या ऐसा कहें कि अगर हम कि 10, 20, 50 कूलम आवेश ट्रांसफर कर रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे, तो क्या ये भी आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत को फॉलो करेगा। तो हमें बात ध्यान रखनी कि चाहे तो छोटे पैमाने पे आवेश का स्थानांतरण हो रहा हो, चाहे बहुत बड़े पैमाने पे आवेश का स्थानांतरण हो रहा हो, आवेश को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता कि उसका आधा भाग चला जाएगा, पौन भाग चला जाएगा। हमेशा क्या रहेगा, उसका एक पूर्ण गुणज ही ट्रांसफर करेगा। तो मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाई हो रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर मेरा पढ़ा है डिटेल से तो आपको ये आंसर खुद से आ जाना चाहिए था कि हाँ सर जो बात कह रहे हैं वो हम गोट इट करके कि ये किस से रिलेटेड बात चल रही है। तो देखते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ के बाद हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है पर समझते हैं इसको हम। ये कह रहा जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, एक कांच की छड़ है और रेशम का टुकड़ा है जो हमने एक्सपेरिमेंट किए भी थे, तो दोनों पर आवेश आ जाता है, मतलब एक ने लॉस किए होंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे ने गेन किए होंगे।
तो कह रहा है इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है, जो हमने देखा था। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। आवेश संरक्षण का नियम मतलब पूरी के होल प्रोसेस में जो आवेश होगा वो संरक्षित रहेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, जितना था उतना ही रहेगा ट्रांसफर में। तो इसको हम लिखते हैं कि रगड़ने से पहले, हम अगर इसको लिखें रगड़ने से पहले, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 1.5। तो रगड़ने से पहले तो हम देखें अगर छड़ पर आवेश, छड़ पर आवेश हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 0, क्योंकि उदासीन वस्तु है। इसी तरीके से दूसरे क्या वस्तु है, रेशम, रेशम के कपड़े पर आवेश। तो बच्चों इसी पे भी क्या रहेगा, आवेश। तो रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना हुआ, जल्दी बताइए, 0, 0। अब ये कह रहा है कि रगड़ने के बाद, देखते हैं यहाँ पे, तो रगड़ने के बाद तो हम कह रहे हैं कि रेशम, यहां पे अगर हम देखें जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या करती है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देती है, रेशम के कपड़े पे छोड़ देती है। तो छोड़ने का मतलब क्या, उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छड़ पर आवेश कैसा आएगा, धनात्मक। फिर लिखेंगे हम कपड़े पर आवेश कैसा लिखेंगे हम, इसी के समान, लेकिन कैसा आएगा, ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। अगर हम टोटल की बात करें, कुल आवेश की, कुल आवेश जो नेट आवेश होगा हमारा, तो जितना इस पे धनात्मक आवेश होगा उतना ही इस पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। इसका मतलब अभी भी जो हमारा कुल आवेश है वो क्या है, 0। तो देखें कि टोटल आवेश हमारा अभी भी क्या है, संरक्षित। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संरक्षित। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा। तो इससे अभी भी आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 0। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को बता सकते हैं कि ये आंसर इस तरीके से रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD, इतने यहाँ पे इन्होंने इनके वैल्यूज दिए हुए हैं, आप देखेंगे क्वेश्चंस में। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं और कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो हमें बता रहा वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं हम इसको, किस तरीके से हमें कहा जा रहा है। हमने इस तरीके से एक वर्ग बना लिया है, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, इसके विकर्ण, इस तरीके से आप ठीक से देखेंगे इसको, ये क्या है, इसके विकर्ण, इस तरीके से। इसका नाम है A, B, C और D। तो हमको सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों, कि जो QA है वो बराबर है 2 माइक्रोकूलम के, QB बराबर है -5 माइक्रोकूलम के, -5 माइक्रोकूलम, और QC जो है वो बराबर है 2 माइक्रोकूलम के, और जो हमारा QD है वो बराबर है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो समझते हैं जरा इस सवाल को। देखिए ये कितना है, 2, B कितना है -5, और C कितना है 2, और D कितना है -5। तो देखिए ये, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल समझिए जरा। ये जितना कूलम है ये भी उतना ही कूलम है, तो एक दूसरे को ये उतना ही बराबर रूप में प्रतिकर्षित करेंगे। और ये कह रहा है कि इसका जो ये सेंटर है O, इस तरह का है 1 माइक्रोकूलम। तो इसको निकालने के देखो कितने तरीके हैं। आप पहले इससे इसका निकालिए, बल कितना होगा, फिर इससे इसका निकालिए, बल कितना होगा, इससे इसका निकालिए, और इससे इसका निकालिए, सबको ऐड कर दीजिए, एक आंसर आएगा। और साथ ही ये कह रहा है कि ये जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका वहां पे यूज भी कर सकते हैं निकालने के लिए। तो अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि हमारा जो QA है वो किसके ऑपोजिट है, QC के। यानी कि जितना ये इसमें बल लगाएगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें बल लगाएगा। ऐसे ही ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ऑपोजिट बल को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। जो टोटल बल होगा F, वो किसके बराबर होगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD के। इस तरीके से हम इसको बराबर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें
तो हमें सवाल में ये भी तो पता कि एफ ए जो है वो बराबर है माइनस एफ सी के, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और परिमाण में सेम है। ठीक उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफ बी है वो बराबर है माइनस एफ डी के, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है और परिमाण में समान है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो एफ इज इक्वल्स टू एफ ए की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों, माइनस एफ सी, प्लस एफ बी की जगह क्या रखोगे तो माइनस एफ डी, प्लस में क्या है एफ सी और प्लस में क्या है एफ डी, इससे ए कैंसिल इससे ए कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना होगा 0 1 माइक्रोकूलम। तो हम इस आंसर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप अगर इसको लेंथी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये एक बिंदु आवेश ये एक बिंदु आवेश, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम जो विकर्ण वाला रूल लगा के निकालते हैं उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक उतना यहां से निकालेंगे उतना यहां से उतना यहां से, सबको ऐड कर देंगे तब भी आंसर हमारा 0 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल में देखिए जरा, ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। दो पार्ट है इसमें, मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूं बच्चों, होती है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? मैंने बताया था कि जब ये यहाँ पे सपोज ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज, इसको मैं कह रहा हूं प्लस, इसको मैं कह रहा हूं माइनस, तो हम कहते हैं कि प्लस से माइनस की ओर इस तरीके से फील्ड्स लाइन जो होती है वो मूव करती है, यानी कि निकलती है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से निकलती है बच्चों। ये हमने चैप्टर में समझा था किस तरीके से निकलती है, क्या आप ठीक से थोड़ा देखना इसको। तो वो सवाल में कह रहा है कि ये एकाएक टूट नहीं सकती, यानी कि एक सतत वक्र होती है अर्थात कोई भी क्षेत्र रेखा टूट नहीं सकती। देखिए क्या होता है, टूटने का मतलब क्या होता है कि ये जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही हैं, तो टूटने का मतलब समझ रहे कि ब्रेक डाउन हो गई यहां से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये जो जगह होगी जहां पे ऐसा क्वेश्चन के अनुसार हम लेके चले कि मान लीजिए कि ये वैद्युत रेखा जो है ये टूट गई, तो जहां पे ये टूटेगी, टूटने का मतलब है कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। जबकि ये क्या होती है सतत, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बिना रुके ये लगातार रहती है। तो ये इसलिए रेखा एक नहीं टूट सकती है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को दर्शाया जाएगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। तो ये हमारा ए पार्ट में एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। बी पार्ट के लिए देखते हैं। ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती। प्रतिच्छेदन का मतलब है कि एक दूसरे को ओवरलैप, काटती नहीं है, क्रॉस नहीं करती हैं। तो उसका क्या रीजन है? तो ये देखिए जो दोनों ही सवाल हैं इनको हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में कर चुके हैं अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने वहां पे भी लिखा था कि जो वैद्युत बल रेखा के गुण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर किसी बिंदु पे ऐसा संभव होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मान लीजिए कि दो फोर्स लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो इस पे कटने की जगह जहां पे हम इसको क्रॉस सेक्शन में दिखा रहे हैं तो यहाँ पे बल की भी कितनी दिशाएं होंगी? दो, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशाएं क्या होंगी? दो, जो कि असंभव है। एक ही बिंदु पर देखिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती, और ना ही जब दो वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां पे दो वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बलों की भी दिशा नहीं हो सकती। तो इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं, यहां पे नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। तो बच्चों देखिए 9th क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर, हमको वैल्यू दी हुई है ये क्यू ए बराबर, और कह रहा है ये 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। साथ ही कह रहा है क्यू बी बराबर माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं, ये बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और ये 3D स्ट्रक्चर में कह रहा है इस चीज को कि 0 0 माइनस के 15, और बी कह रहा है ये हमसे 0 0 प्लस 15, 0 0 प्लस 15। ये कह रहा है में अवस्थित है निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। हमने दोनों ही बातें करी थी, तो हम इसमें निकालते हैं एक एक को करके किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए पहले समझते हैं इस प्लेन को कि आखिर स्ट्रक्चर वाइज कैसे कह रहा है।
इस तरीके से। मान लीजिए ये कौन सा तल है, z, तो ये कौन सा होगा, z डैश, इस तरीके से। और ऐसा माने कि इनके बीच ये कहीं क्या है, कोई y प्लेन है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया b, इसको पॉइंट ले लिया a। हमने नहीं लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया है, क्योंकि हम जानते हैं z अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये क्या है, ऋणात्मक दिशा है। तो धनात्मक की तरफ यानी कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 15, क्योंकि z अक्ष पे और xy क्या हो जाएंगे 0, और z की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 15। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 माइनस के 15। तो ये तो बात होती है इतनी, और ये 2 पॉइंट चार्ज है। हम देखो एक छोटी सी बात ध्यान से देखें कि QA यानी कि इसका जो चार्ज है वो कितना है 2.5 into 10 की पावर -7 कूलम, और साथ में QB कितना है माइनस के 2.5 into 10 की पावर -7 कूलम। देखिए दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन साइन में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी को तो वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो जिनके बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं 2L, याद आया होगा आपको। तो इसका मतलब जो 2L होगा, देखिए यहां से यहां तक भी 15 है और यहां से यहां तक भी 15 है, तो 15 कितना हो गया 30। इसका मतलब 2L हमको कितना दे रखा है 30, और किसमें दिया हुआ है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 30 into 10 की पावर -2 मीटर। अब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे कि कुल आवेश कितना होगा। तो हमको पता है Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, QA प्लस QB के बराबर होगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है, शून्य, क्योंकि एक उसमें पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहो तो QA कितना हो जाएगा 2.5 10 की पावर -7, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, 2.5 into 10 की पावर -7, तो आंसर क्या होगा 0। आगे कह रहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं P से, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो किसके बराबर होता है Q into 12, मतलब कोई सा एक बिंदु आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। तो दोनों आवेश जो में से कोई सा एक आवेश कितना हो गया 2.5 into 10 की पावर -7, जबकि 2L कितना है 30 into 10 की पावर -2। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है, हम लगा भी सकते हैं 25 से 75, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, एक जीरो है तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा -9। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.5 into 10 की पावर -8। इतने आंसर क्या हो जाएगा इसका कूलम मीटर। तो हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, जो कि, और एक बात और, इसकी दिशा क्या होगी z अक्ष की ही दिशा में, क्योंकि z अक्ष पे हम इसको लेके चले तो इसकी दिशा भी क्या रहेगी z अक्ष की अनुदिशी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 10, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल होगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 10। तो सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसमें भी आपको प्रीवियस एग्जाम में काफी बार आया हुआ मिलेगा इस चैप्टर से। तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये वैद्युत द्विध्रुव पर। तो देखेंगे इसको हम, ये कह रहा 4 × 10⁻⁷ कूलम मीटर। तो कूलम मीटर किसका यूनिट होता है बच्चों, पी का, और साथ में आगे कह भी रहा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो हमें कितना देते हैं 4 × 10⁻⁷ इतने कूलम मीटर। साथ में आगे क्या कह रहा है बच्चों ये कि कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि हमें वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, यानी कि थीटा हमें कितना दिया है 30 डिग्री। साथ में क्या कह रहा है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी कि टॉर्क पूछा है। तो पता टॉर्क बराबर क्या होता था PE sin थीटा, बिल्कुल आसान सवाल है। P का वैल्यू 4 10 की पावर -9, E 5 10 की पावर 4, इस तरीके से ले सकते हैं, और साथ में sin 30। तो हमको पता है कि sin 30 कितना होता है बच्चों 1/2, 10 की पावर 4 into 1/2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 into 10 की पावर 9 से 4 गए, 9 माइनस किए 4 प्लस किए तो माइनस के 5, और एक और जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -4, और इसका मात्रा क्या होता है बच्चों इतने न्यूटन मीटर। हम जानते हैं टॉर्क का मात्रा क्या होता है इतने न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सवाल किए। यदि इन क्वेश्चंस में आपका कोई डाउट आता है तो मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल में फिर से कह रहा हूँ ये फिजिक्स की जान होती है। ज्यादातर बच्चे जो 95 या 90 तक नहीं पहुंच पाते हैं, 95 से भी ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, उसका रीजन मैन यही होता है कि वो बच्चे अपना जो इनपुट है वो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा नहीं दे पाते हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, ज्यादातर जो बच्चे हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ते हैं वो कहते हैं पहले से ही हार मान लेते हैं कि हमें फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। देखिए एक भी सवाल में केवल और केवल हमने
मैथमेटिक्स कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, या तो डिवाइड की लगाई है, या मल्टीप्लाई की लगाई है, ऐड की या सब्ट्रैक्शन की, कि कहीं पे पावर कैसे ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस प्लस के चिन्ह के साथ पावर्स को कैसे रिजल्ट में लेके आते हैं हम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अब अगर आप उसको छोटे छोटे दृष्टि से देखेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। इवन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल में कोई क्वेरी आती है, कोई परेशानी आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आशा करता हूं आप आज को आपका ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो रेस्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं मैं आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय।